देखो, जो आज के वीडियो में टॉपिक कवर होने वाला है वो है एज हार्डनिंग या प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। अपन ये देखेंगे कि क्यों एज हार्डनिंग की ज़रूरत पड़ी, क्यों इसको लेके आए, ठीक है। जबकि डिफरेंट हार्डनिंग मेथड्स अपने पास ऑलरेडी थी, क्वेंचिंग थी, उसके बाद में हमने केस हार्डनिंग पढ़ी, अब एक नई लेके आए एज हार्डनिंग। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या क्या इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है इसका। उसके बाद में अपन डिटेल में देखेंगे कि एज हार्डनिंग प्रोसेस जो होती है उसका फिनोमिना क्या होता है, क्या मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि वाई, क्यों 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 एज हार्डनिंग प्रोसेस या प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो ऐसा है कि अभी तक मैंने जो भी मेथड्स आपको बताई थी हार्डनिंग की, वो सब हमने स्टील में या फेरस एलॉय के लिए यूज़ की थी। जब अपन बात करते हैं नॉन फेरस एलॉय की, ठीक है, जैसे नॉन फेरस एलॉय हुआ एल्यूमिनियम कॉपर या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, मेनली एल्यूमिनियम के जो अलॉय होते हैं उनकी अगर बात करें तो उनकी हार्डनिंग अगर आपको करना है तो उनकी हार्डनिंग एक स्पेशल मेथड से की जाती है जिसको अपन नाम देते क्या, एज हार्डनिंग या प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, ठीक है। और कुछ स्टेनलेस स्टील भी होते हैं जिनको एज हार्डनिंग के थ्रू हार्डन बनाया जाता है, हार्डन किया जाता है, ठीक। अगर अपन थोड़ा एल्यूमिनियम कॉपर एलॉय के बारे में और डिटेल में बात करें तो एक ड्यूरेलुमिन करके एक अलॉय होता है, एल्यूमिनियम कॉपर का एक बहुत फेमस एलॉय है। और ये बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है, पहला है ड्यूरेबल, दूसरा है एल्यूमिनियम। ड्यूरेबल एल्यूमिनियम मिला के बना ड्यूरेलुमिन, ठीक है। नाम से समझ आ रहा है कि भाई बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और एल्यूमिनियम का एक अलॉय है। इसका जो यूज़ होता है वो मोस्टली कहाँ पे होता है, एविएशन इंडस्ट्री जो होती है ना, वहाँ पे इसका बहुत यूज़ होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अलॉय होता है, ठीक। अब अपन अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की कि इसकी कुछ एप्लीकेशन देखें एज हार्डनिंग की, तो स्टार्ट करते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशन से। ये ड्यूरेलुमिन के ही कुछ स्ट्रक्चर्स थे, पाइप्स थे और चैनल्स बना रखे थे जिनका यूज़ कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स बनाने में होता है। तो एक इसका ये यूज़ हुआ, ठीक है। इन सब स्ट्रक्चर को, इन सब ये जो ड्यूरेलुमिन के कंपोनेंट्स हैं इन सबको कैसे हार्डन किया होगा, एज हार्डनिंग के थ्रू उनकी हार्डनिंग की गई होगी, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया था कि ड्यूरेलुमिन का जो मेन यूज़ है वो कहाँ पे होता है, एविएशन इंडस्ट्री में होता है। तो ये जो एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं, ठीक, उन विंग्स में किस कंपोनेंट का यूज़ है, ड्यूरेलुमिन का यूज़ है। और वो जो ड्यूरेलुमिन होगा उसको आपने एज हार्डनिंग के थ्रू उसकी हार्डनिंग की हुई है, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ टर्बाइंस होती है, ये जो लास्ट इमेज है इसमें टर्बाइन की ब्लेड्स दिखाई है। कुछ स्पेशल काइंड ऑफ टर्बाइंस होती है जिनकी जो ब्लेड्स होती हैं वो एल्यूमिनियम कॉपर एलॉय की बनती है। और उनको कैसे भाई किया जाता है, उनको हार्डनिंग कैसे की जाती है, एज हार्डनिंग के थ्रू या प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग के थ्रू उनकी हार्डनिंग की जाती है, ठीक है। ये था शुरू के दो क्वेश्चन का आंसर। अब अपन सीधे मूव करते हैं व्हाट, ठीक है। व्हाट बोले तो क्या, मतलब भैया अब ये तो बता दो कि एज हार्डनिंग प्रोसेस या प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग प्रोसेस क्या होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। तो भैया ये समझने के लिए आपको एल्यूमिनियम कॉपर का जो फेज डायग्राम है उस डायग्राम पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक। अपन एज हार्डनिंग को समझ रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ फेज डायग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर एलॉय, ठीक है। ये एज हार्डनिंग सिर्फ एल्यूमिनियम कॉपर नहीं, और भी एलॉयस के लिए परफॉर्म होती है जो मोस्टली नॉन फेरस एलॉय होते हैं। बट अपन इसको कैसे समझ रहे हैं, एल्यूमिनियम कॉपर की थ्रू की हेल्प से अपन समझ रहे हैं। तो इस फेज डायग्राम में तुमको दिख रहा है कि इस पॉइंट पे, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे 100% एल्यूमिनियम है। और जैसे जैसे तुम राइट की तरफ बढ़ते जा रहे हो ये कॉपर का परसेंटेज, मतलब कॉपर जो है वो ऐड होते जा रहा है और इस पॉइंट पे 100% कॉपर पहुंच चुका है, ठीक है। तो जो ड्यूरेलुमिन होता है वो मेनली कौन सा अलॉय होता है, उसमें 5% से कम कॉपर होता है। एल्यूमिनियम कॉपर अलॉय होता है और उसमें कितना परसेंट, 5% से कम कॉपर होता है, ठीक। कॉपर के परसेंटेज की क्वांटिटी जो है वो वेरी कर सकती है, बट अपन इन जनरल बोल रहे हैं 5% से कम परसेंट वाला जो एलॉय है वो होगा ड्यूरेलुमिन। अब देखो इस मेथड में क्या किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम भी देख लो, जो ये प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग है या एज हार्डनिंग है, इसमें दो प्रोसेस होती है, सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट और प्रेसिपिटेशन हीट ट्रीटमेंट। इन दो मेथड्स को अपन ये डायग्राम से समझेंगे और अभी मैं एनिमेशन में माइक्रो स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि आपका जो एलॉय था वो मान लो इस T1 टेम्परेचर पे, ठीक। इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ बी पॉइंट पे था, या कोई भी उसका जो इनिशियल टेम्परेचर था मान लो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। जब देखो रूम टेम्परेचर के ऊपर है तो आपको दिख रहा है
कि स्ट्रक्चर में, माइक्रो स्ट्रक्चर में दो कंपोनेंट मौजूद है, अल्फा प्लस CuAl2। ये जो CuAl2 है ये इंटरमेटेलिक कंपाउंड है एक कॉपर और एल्यूमिनियम का, जो कि बहुत हार्ड होता है। ठीक, अब हुआ क्या कि इनिशियल टाइम पे जो ये CuAl2 था वो माइक्रो स्ट्रक्चर में ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है? ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर प्रेजेंट है। जैसे आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो कुछ ऐसा, ये जो ग्रेन बाउंड्रीज ब्लैक कलर की दिख रही है, इन ब्लैक कलर की बाउंड्रीज पे क्या प्रेजेंट है? आपका इनिशियल टाइम पे CuAl2 प्रेजेंट है। ठीक है, और बाकी जो वाइट वाइट पोर्शन दिख रहा है वो क्या है? अल्फा का पोर्शन है, वो है अल्फा फेस। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, अपन ने इसको T1 टेम्परेचर से हीट करना चालू किया और अपन T0 टेम्परेचर तक गए। T0 टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि उस रीजन में लाई कर रहा है जहां पे सिंगल एक अल्फा फेज एग्जिस्ट कर रहा है। सिंगल फेज रीजन में लाई करने वाला टेम्परेचर है T0। इस एल्यूमिनियम कॉपर एलॉय के लिए अप्रॉक्सीमेटली 550 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ठीक, डेटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखो कि भाई आप इस टेम्परेचर तक, आप T0 टेम्परेचर तक हीट कर रहे हो या किसी ऐसे टेम्परेचर तक हीट कर रहे हो जो टेम्परेचर किस रेंज में? उस रेंज पे जहाँ पे सिंगल सॉलिड सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो। तो आपको दिख रहा है पॉइंट ए जिसके ऊपर T0 टेम्परेचर है, वो किस रीजन में? सिर्फ अल्फा वाले रीजन में। मतलब पॉइंट ए के ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है? सिर्फ एक फेज एग्जिस्ट कर रहा है, अल्फा। जो CuAl2 था वो कन्वर्ट हो चुका है काय में? अल्फा में कन्वर्ट हो चुका है। उस टेम्परेचर तक अपन ले गए, टेम्परेचर थोड़ी देर मेंटेन करके रखा ताकि सारा का सारा जो भी दूसरा फेज था, मीन्स जो CuAl2 था वो कन्वर्ट हो जाए काय में? अल्फा में कन्वर्ट हो जाए, सिंगल फेज में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, ए पॉइंट के ऊपर जो माइक्रो स्ट्रक्चर वो ठीक ऐसा है जो आपको अभी डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, सारा का सारा पोर्शन क्या बन चुका है? अल्फा बन चुका है। ठीक, उसके बाद में मैंने सीधा इसको वाटर में डाल दिया या ऑयल में डाल दिया, सीधी इसकी क्वेंचिंग कर दी, ये दिख रहा है, सीधी क्वेंचिंग करी वापस किस टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे। तो मैं पहले तो ए तक ले गया और ए के बाद डायरेक्ट वापस उसको लेके आया बी पॉइंट पे और क्वेंचिंग कर दी। क्वेंचिंग का मतलब ही होता है कि भाई बहुत ज़्यादा फास्ट कूलिंग अपन करते हैं। तो अब तुम एक चीज़ समझो, जैसे ही तुम पॉइंट बी पे आए तो बी पॉइंट पे आए तो भाई फेज डायग्राम बोल रहा है कि अब माइक्रो स्ट्रक्चर में CuAl2 भी बनने लग जाएगा। ठीक, CuAl2 बनना चाहिए क्योंकि बी पॉइंट जो है वो डबल फेज रीजन में आ रहा है, 2 फेज रीजन में आ रहा है, तो अल्फा प्लस CuAl2 बनना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, आपने क्वेंचिंग कर दी और कूलिंग रेट बहुत फास्ट था, तो जो कॉपर था जो कि अलग अलग जगह से निकल के उस वो दो एल्यूमिनियम मॉलिक्यूल के साथ मिलके CuAl2 बनाना चाहता था, ठीक, वो बना नहीं पा रहा है क्योंकि आपने कूलिंग रेट बहुत फास्ट रखा, कॉपर को मूव करने का टाइम ही नहीं दिया। कॉपर अपनी जगह पे फ्रीज हो चुका है, लॉक हो चुका है, वो मूव नहीं कर पा रहा है। ये समझ आया क्वेंचिंग से क्या हुआ? तो बी पॉइंट के ऊपर भी अगर आप बोलो कि माइक्रो स्ट्रक्चर सर बताओ, तो ये जो माइक्रो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, यही माइक्रो स्ट्रक्चर है कि माइक्रो स्ट्रक्चर में अल्फा एग्जिस्ट कर रहा है और जो Cu है, कॉपर है, वो डिफ्यूज होना चाहता है, अपनी जगह से उठ के कॉपर के मॉलिक्यूल मिलना चाहते हैं दो एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन वो अभी मिल नहीं पा रहे हैं। ठीक, ऑल्दो कुछ जगह पे स्मॉल जगह पे ऐसा पॉसिबल हो रहा होगा और वहाँ पे CuAl2 बनना चालू हो गया होगा। ठीक है, तो बी पॉइंट पे जो माइक्रो स्ट्रक्चर है उसको बोला अल्फा सॉलिड सॉल्यूशन सुपर सेचुरेटेड विथ CuAl2। सुपर सेचुरेटेड इसलिए बोला क्योंकि वो अभी अनस्टेबल है, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिला, थोड़ी सी भी हीट मिली, टेम्परेचर आपने ज़्यादा मेंटेन किया, वो माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वो माइक्रो स्ट्रक्चर अभी कांस्टेंट नहीं है। ठीक, इसलिए उसको सुपर सेचुरेटेड बोल दिया कि भाई अभी सुपर सेचुरेटेड कंडीशन है। अब देखो, इस प्रोसेस को नाम दिया सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट कि भाई पहले तुमने गर्म किया हाई टेम्परेचर तक, उस टेम्परेचर तक गर्म करो जहाँ पे सिंगल सॉलिड सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो, वहाँ से सीधा क्वेंचिंग कर मारो। इस प्रोसेस को नाम दे दिया सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट। अब अपन मूव करते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट होता है प्रेसिपिटेशन हीट ट्रीटमेंट। प्रेसिपिटेशन हीट ट्रीटमेंट सेम प्रोसेस है, गर्म करोगे, टेम्परेचर मेंटेन करोगे और फिर धीरे धीरे ठंडा कर दोगे। बस ये सारा फिनोमिना किस टेम्परेचर पे होगा? T2 टेम्परेचर पे होने वाला है। और T2 टेम्परेचर की खासियत ये है कि वो टेम्परेचर वापस आपके किस रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है? 2 फेज रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है। 2 फेज रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है। सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट में आपने जो टेम्परेचर पे हीट किया था T0 टेम्परेचर पे, वो सिंगल फेज रीजन में था।
लेकिन प्रेसिपिटेशन हीट ट्रीटमेंट में आपने जो हीट किया, जो टेम्परेचर तक लेके जा रहे हो, वो 2 फेज रीजन में। तो समझ में आया क्या कर रहे हैं। इस क्वेंचिंग वाले पॉइंट से उस अपने मटेरियल को अपन ने लिया, वापस से हीट करना चालू किया, T2 टेम्परेचर तक गए, वो टेम्परेचर कुछ टाइम तक मेंटेन करके रखा। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि भाई जो बी पॉइंट पे कॉपर के मॉलिक्यूल जो थे, जो कि डिफ्यूज होना चाहते थे और वो डिफ्यूज हो के CuAl2 बनाना चाहते थे, जो वो बना नहीं पा रहे थे, लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, T2 टेम्परेचर कुछ टाइम तक मेंटेन करके रखा, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो भाई डिफ्यूजन प्रोसेस फास्ट हो गई। डिफ्यूजन प्रोसेस फास्ट हो गई मतलब जो कॉपर के मॉलिक्यूल थे वो उड़ उड़ के उचक उचक के भाई एक दूसरे के पास में आएंगे और CuAl2 जो इंटरमेटेलिक कंपाउंड है वो बना लेंगे, और जो वो इंटरमेटेलिक कंपाउंड होगा CuAl2, उसके छोटे छोटे क्या होंगे, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे अलग अलग जगह, उन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट्स बोल देते हैं। और उस प्रेसिपिटेट्स की वजह से इस मेथड का नाम आया प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। क्या नाम आया, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। तो ये समझ आया कि ये जो रेड कलर में ये भाई CuAl2 के मॉलिक्यूल्स थे, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स थे, जो अल्फा सॉलिड सॉल्यूशन में जगह जगह पे बन गए, ठीक। और ये जो प्रेसिपिटेट्स थे ये भाई डिसलोकेशन के पाथ में वापस से क्या हो गए, ऑब्स्टेकल हो गए, उसके पाथ में अवरोध उत्पन्न कर देंगे भाई, बाधाएं उत्पन्न कर देंगे, डिसलोकेशन को मूव करने में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत आएगी, मतलब मटेरियल की स्ट्रेंथ हार्डनेस क्या हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अरे समझ में आया, समझ में आया क्या, समझ में आया। देखो किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब बी पॉइंट पे आपने चालू किया था और सी पॉइंट पे लेके आए, इनिशियल टाइम पे अपन बोला था कि स्ट्रक्चर जो था वो मान लो रूम टेम्परेचर पे था, मतलब बी पॉइंट पे था, तो स्ट्रक्चर में अल्फा और CuAl2 तो तब भी मौजूद था। तो अभी अभी आपने नया क्या कर दिया, अभी सी पॉइंट पे भी तो अल्फा और CuAl2 प्रेजेंट है। नया क्या हो गया यहाँ पे भाई, नया ये हुआ कि उस टाइम पे जब आपने इनिशियल स्टार्टिंग किया था, जब आप इस पॉइंट पे थे, इस T1 वाले पॉइंट पे थे, उस टाइम पे जो CuAl2 था, इंटरमेटेलिक कंपाउंड था, वो ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर मौजूद था, वो ऐसे प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में नहीं था। ये जो ब्लैक कलर की ग्रेन बाउंड्रीज है ना, बस ग्रेन बाउंड्रीज पे ही वो एग्जिस्ट कर रहा था। अब मैंने क्या किया, उन ग्रेन बाउंड्रीज पे से उसको उठा के अल्फा जो सॉलिड सॉल्यूशन है उसमें जगह जगह पे उसके प्रेसिपिटेट्स बना दिए, ठीक। तो जो नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स थी डिसलोकेशन के पाथ में, वो अपन ने एक तरीके से इंक्रीज कर दी है, जिसकी वजह से मटेरियल की स्ट्रेंथ और हार्डनेस क्या हो जाएगी, अरे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया। ये पूरी मेथड थी एज हार्डनिंग या प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। इसको एज हार्डनिंग क्यों बोलते हैं, तो एज हार्डनिंग बोलने का ये रीज़न है कि जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। वो इसलिए कि भाई तुम ऐसे समझो ना कि जैसे ही तुमने हीट किया, T2 टेम्परेचर पे तुम गए, ये रहा T2 टेम्परेचर, यहाँ पे तुम आए T2 टेम्परेचर पे, उसके बाद में तुम देखो ये एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप वो T2 टेम्परेचर मेंटेन करके रखे हुए हो, CuAl2 जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो न्यूक्लिएट कर रहे हैं, धीरे धीरे वो बनने लग रहे हैं। तो नंबर ऑफ CuAl2 मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइम के साथ साथ बढ़ रहे हैं, ठीक। वो टाइम के साथ साथ बढ़ रहे हैं, इसलिए जो डिसलोकेशन के पाथ में जो ऑब्स्टिकल है वो टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, इसलिए टाइम के साथ साथ मटेरियल की हार्डनेस स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज एज हार्डनिंग। समझ में आया, समझ में आया क्या। यही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखे हुए हैं, ये जो भी लिखा हुआ है ना, ये सब वही पॉइंट्स लिखा है जो अभी अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट अब अपने को समझना है, वो है ओवर एजिंग, कि ओवर एजिंग क्या होता है, ठीक। तो देखो ऐसा है, अभी आपने ये माइक्रो स्ट्रक्चर देखा कि इसमें जगह जगह पे CuAl2 के प्रेसिपिटेट्स बन गए थे, स्मॉल स्मॉल प्रेसिपिटेट्स बन गए थे। अब हुआ क्या, अगर आपने वो जो T2 टेम्परेचर था वो कुछ ज़्यादा टाइम तक मेंटेन करके रख लिया और मान लो ठंडा नहीं किया अपने मॉलिक्यूल को, अपने कंपोनेंट को, ठीक। जो T2 टेम्परेचर अपन लास्ट में प्रेसिपिटेशन हीट ट्रीटमेंट में मेंटेन करते थे, वो अगर ज़्यादा लंबे समय तक मेंटेन करा तो ओवर एजिंग हो जाएगी। ओवर एजिंग क्या होती है,
ओवर एजिंग ये होती है कि भाई ये जो आपको यहाँ पे CuAl2 के जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना, ठीक, ये CuAl2 के 2 मॉलिक्यूल से मान लो, ये हाई टेम्परेचर मेंटेन कर देने की वजह से ये दोनों आपस में पास में आ गए और मिलके इन्होंने क्या किया, बड़ा मॉलिक्यूल्स बना लिया, कुछ ऐसा। मतलब अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि जो CuAl2 के मॉलिक्यूल्स थे, जो CuAl2 के प्रेसिपिटेट्स थे, वो साइज में बड़े हो गए, और साइज में अगर बड़े हो गए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उनकी जो क्वांटिटी होगी वो कम हो चुकी होगी। क्योंकि देखो मटेरियल में कॉपर का अमाउंट तो फिक्स है, अपन ने पहले ही बोल दिया कि भाई 5% से कम कॉपर रखना है, जो भी मान लो 4.5%, तो 4.5% कॉपर पहले माइक्रो स्ट्रक्चर में भी था और सेकंड वाले माइक्रो स्ट्रक्चर में भी है। अब अगर सेकंड वाले माइक्रो स्ट्रक्चर में तुमने बोला कि जो मॉलिक्यूल्स का साइज है वो बढ़ गया है, तो मतलब उनकी जो क्वांटिटी होगी, नंबर ऑफ प्रेसिपिटेट्स जो होंगे वो कम हो चुके होंगे। और अगर नंबर ऑफ प्रेसिपिटेट्स कम हो चुके हैं तो डिसलोकेशन के पाथ में जो ऑब्स्टेकल्स होंगी वो कम हो चुकी है। इसका मतलब अब स्ट्रेंथ पहले वाले माइक्रो स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में सेकंड वाले माइक्रो स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ जो है वो कम हो चुकी है। स्ट्रेंथ का टाइम के साथ में डिक्रीज होना, इसी को क्या बोला जाता है, ओवर एजिंग। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पे नोट्स में लिखा है, ये देखो, ये नोट्स में यही सब लिखा हुआ है। ठीक है, 2 पॉइंट और आते हैं, एक होता है नेचुरल एजिंग और एक होता है आर्टिफिशियल एजिंग। नेचुरल एजिंग मतलब ये कि एज हार्डनिंग एट रूम टेम्परेचर। अगर आप रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो, मतलब जो अपन प्रेसिपिटेशन हीट ट्रीटमेंट में अपन ने बोल रहे थे कि भाई हाई टेम्परेचर पे लेके जा रहे हैं, ठीक, अगर मान लो आप वो प्रेसिपिटेशन हीट ट्रीटमेंट में जो T2 टेम्परेचर अपन ने पढ़ा था, हाई टेम्परेचर, वो लेके ही नहीं जा रहे हो, आपने बस क्वेंचिंग करी और छोड़ दिया मटेरियल को, ठीक, सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट उसका किया और मटेरियल को छोड़ दिया, रूम टेम्परेचर के ऊपर छोड़ दिया, तो उसको बोलते हैं नेचुरल एजिंग। नेचुरल एजिंग में स्ट्रेंथ बढ़ने में टाइम ज़्यादा लगता है, कई कुछ केस में ये एक 2 साल तक भी टाइम हो सकता है कि 2 साल पता पड़ रहा है मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक। लेकिन अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाते हो, जैसे कि अपन ने अभी पढ़ा प्रेसिपिटेशन हीट ट्रीटमेंट में T2 टेम्परेचर तक लेके गए थे, मतलब रूम टेम्परेचर से अबव अपन ने उसकी एज हार्डनिंग की, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एजिंग, ठीक, एज हार्डनिंग अबव रूम टेम्परेचर। एक पॉइंट और समझना जरूरी है, वो ये है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है इस एज हार्डनिंग के ऊपर। तो इस ग्राफ को जरा फोकस करो, इस ग्राफ में वही सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। इस ग्राफ में 3 टेम्परेचर है, T1, T2 और T3। T3 सबसे ज़्यादा है, T2 कम है और T1 सबसे कम है, ठीक है। थोड़ा ओवर एजिंग का यहाँ पे समझ सकते हैं कि ओवर एजिंग यही है कि भाई टाइम के इस पॉइंट के बाद में तुम देखो ये स्ट्रेंथ घटना चालू हो गई, तो इसी ग्राफ में तुमको ओवर एजिंग भी दिख रहेगा। अब एक पॉइंट था कि जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब कुछ ऐसा कि जो तुम ये टेम्परेचर बोल रहे थे T2, अब अपन ने मान लो इस टेम्परेचर तक हीट किया और फिर ठंडा किया, ठीक है, तो ये था आपका T3 वाला टेम्परेचर। टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये कि अपन ने पढ़ा है डिफ्यूज़न फास्ट होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे कॉपर के जो एटम्स होंगे, कॉपर के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके पास में एनर्जी ज़्यादा ही उचक उचक के गए, Al2 से मिल गए, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ CuAl2 प्रेसिपिटेट्स बनना चाहिए थे पीक स्ट्रेंथ आने के लिए, जैसे मान लो T1 टेम्परेचर पे पीक स्ट्रेंथ आने के लिए 100 CuAl2 के प्रेसिपिटेट्स बनना थे, और वो 100 कितने टाइम में बन रहे, मान लो 10 सेकंड में बन रहे। तो जब तुमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, T3 कर दिया, तो ये हुआ कि भाई अब जो पीक मॉलिक्यूल्स थे, पहले तो वो 100 बनेंगे नहीं, उनकी क्वांटिटी कम हो चुकी होगी, अब मान लो वो 70 CuAl2 मॉलिक्यूल्स बने। बस बात क्या है कि उनका साइज बड़ा होगा, उनका साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे 100 थे और बहुत छोटे छोटे थे अलग अलग जगह पे, यहाँ पे 70 CuAl2 के मॉलिक्यूल्स हैं, उनका साइज जो है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, यहाँ के कंपैरिजन में, और साइज ज़्यादा है, मान लो 70 हो गया, ठीक। क्यों साइज ज़्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए आपस में वो CuAl2 के मॉलिक्यूल्स, उनका रिकॉम्बिनेशन भी हो गया, वो मिल के बड़े बड़े बन गए, ठीक। तो साइज़ ज़्यादा है, और उनकी अगर साइज़ ज़्यादा हुआ तो उनकी क्वांटिटी जो है कम हो चुकी होगी, मतलब मान लो 70 मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये सारा का सारा फिनोमिना कम टाइम में अचीव हो चुका होगा, मतलब मान लो 5 सेकंड में ही अचीव हो गया,
क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने से ये इफ़ेक्ट समझ आया? टेम्परेचर बढ़ाने से एक पॉइंट तो ये समझ आया कि भाई जो आपके CuAl2 के मॉलिक्यूल्स थे उनका साइज बढ़ेगा, ठीक। और जो पीक स्ट्रेंथ आने के लिए जितने ऑप्टिमम, जितने नंबर ऑफ CuAl2 प्रेसिपिटेट चाहिए वो पहले ही आ चुके होंगे, बहुत जल्दी आ चुके होंगे। तो आप ये देखो कि जो पीक स्ट्रेंथ आ रही है वो कम टाइम पे ही आ चुकी है। यहाँ T1 टेम्परेचर जब था तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा था पीक स्ट्रेंथ आने पे। तो ये चीज़ समझ आया। टेम्परेचर आप जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे पीक स्ट्रेंथ आने का जो टाइम है वो जल्दी आ जाएगा, क्विकली आ जाएगी पीक स्ट्रेंथ, लेकिन जो पीक स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड घट जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड घट जाएगा। मैग्नीट्यूड क्यों घट जाएगा वो भी समझ में आ गया होगा आई थिंक। भाई मॉलिक्यूल्स अगर कम हुए हैं, जो प्रेसिपिटेट्स हैं उनका साइज बढ़ चुका है लेकिन उनकी क्वांटिटी कम हुई है, क्वांटिटी कम हुई है तो डिसलोकेशन के पाथ में जो ऑब्स्टेकल्स थी वो कम हुई है। दैट्स वाई स्ट्रेंथ अब यहाँ पे जो थी उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहने वाली। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? तो ये था एज हार्डनिंग या प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग का कंप्लीट फिनोमिना। एंड मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि भाई जो भी काम करो हंसते हुए करो, एंजॉय करते हुए करो, ठीक है। बच्चों को देख लिया करो, बच्चे जो भी काम करते हैं भाई मज़े लेते हुए करते हैं लाइफ के। छोटी सी लाइफ मिली है, मज़े लो जीवन के, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आया तो भाई 2 बार डिसलाइक को दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप केस हार्डनिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जाके ज़रूर क्लिक करो। इस वीडियो में मैंने केस हार्डनिंग को बहुत अच्छे से समझाया है। अब मैं आपसे इसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो।